हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन आपको मिलता है उसके बारे में। और यहां पर हम बात करेंगे ओवरलैपिंग जो पॉलिसी है उसके बारे में भी, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉलिसी के चलते जो है बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। इसका अच्छा खासा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां अभी तक हुई हैं लोक सेवा आयोग की, उसमें आपको देखने के लिए मिला है। और इसके साथ ही जो है शिक्षक भर्ती में भी आपको जो है ओवरलैपिंग का उदाहरण देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे मेडिकल का एडमिशन हो चाहे इंजीनियरिंग का एडमिशन हो, वहाँ भी ओवरलैपिंग पॉलिसी का जो है इस्तेमाल करके कैटेगरी वाले लोगों को, यानी कि जो रिजर्वेशन प्राप्त जो कैंडिडेट होते हैं, उनको ये कह के हटा दिया जाता है कि आप ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत जो है एक बार रिजर्वेशन ले चुके हैं तो आपको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2019 जो हो रही है, इसमें जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो क्या अपनाई जाती है। अभी तक जो है 2011 से लेकर के अभी तक 5वें चरण तक जो भी काउंसलिंग हुई है उसमें जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो रिजर्वेशन जो फॉलो किया जा रहा था बिहार शिक्षक भर्ती में, वो किस प्रकार जो है लोगों को दिया जा रहा था। और इसके साथ ही जो है क्या हो सकता है, या जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजर्वेशन की कैटेगरी सीट को जो है कैसे सेव कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो है यूआर की सीट पे कैसे फाइट कर सकते हैं, ये भी हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और जो भी कैंडिडेट या व्यूअर हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको जो है पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन जो मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन जो मिलता है उसको समझने से पहले जो है हम ये समझ लें कि ओवरलैपिंग पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ओवरलैपिंग पॉलिसी पे जो है स्टैंड जो है क्लियर कर दिया है। और ये मुद्दा जो है पहले की सरकारों में नहीं उठता था, लेकिन इधर जो है 5 साल से मुद्दा जो है काफ़ी प्रभावी रहा है कि आखिर ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत जो है किस प्रकार से कैटेगरी के लोगों को जो है यूआर की सीट से बाहर कर दिया जाता है, भले उनकी मेरिट जो है ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो पहले समझ लेते हैं कि ओवरलैपिंग पॉलिसी क्या होती है। ओवरलैपिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है, यानी कि ईबीसी का हुआ या शेड्यूल कास्ट का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ, ये लोग जो है यूआर की सीट पे जो है फाइट नहीं कर पाते हैं अगर उन्होंने जो है एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक बार जो है रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं तो दोबारा आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और आपको यूआर की सीट पे जो है नहीं ट्रांसफर होने दिया जाएगा, भले ही आपकी मेरिट ज़्यादा क्यों ना हो। इसी को जो है ओवरलैपिंग पॉलिसी कहते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग पॉलिसी जो है कहाँ पर लागू होगी और कहाँ पर लागू नहीं होगी। तो जब भी आप जो है आवेदन किए थे तो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि सभी लोगों ने एक समान तरीके से जो है आवेदन किया। यानी कि जब आवेदन किया गया तो इसमें कोई न तो रिटन टेस्ट हुआ, ना कोई पीटी हुआ, यानी कि ना कोई प्रारंभिक परीक्षा हुई, ना कोई मुख्य परीक्षा हुई, ना ही कोई इंटरव्यू हुआ, क्योंकि ये एक सीधी भर्ती है। तो क्या ओवरलैपिंग पॉलिसी जो है इसमें मायने रखती है? क्या ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत जो है क्या कैटेगरी वाले बंदों को जो है यूआर की सीट पे ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बनता है जिसके चलते जो है आप जो है यूआर की सीट पे ट्रांसफर होने से जो है रोके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो लाभ मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। अभी तक की जो काउंसलिंग हुई है, यानी कि अभी 5वें चरण तक 2011 से लेकर अब तक जो काउंसलिंग हुई है, और उसमें मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो है नियोजन इकाइयों में क्या किया जाता है कि जर्नल की सीट पे जर्नल के कैंडिडेट को, ईबीसी की सीट पे ईबीसी के कैंडिडेट को, बीसी की सीट पर बीसी के कैंडिडेट को, यूआर फीमेल की सीट पर यूआर फीमेल के कैंडिडेट को जो है अभी तक जो है नौकरी दी जा रही थी। यानी कि जो जिस कैटेगरी का है उसको वो नौकरी दी जा रही थी। ठीक है, और इसके साथ ही जब मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि कैंप काउंसलिंग जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो भी वो इसी आधार पर बनाते थे कि आपकी रजिस्टर में जब एंट्री हो जाती थी, रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, तो क्या करते थे जनरल कैंडिडेट वालों का जो है लिस्ट अलग बना देते थे, ईबीसी का अलग बना देते थे, बीसी का अलग बना देते थे, यूआर फीमेल का अलग बना देते थे, है ना। और यूआर फीमेल, फीमेल एससी, फीमेल एसटी, फीमेल ईबीसी सबका अलग अलग बना लेते थे और उसको जो है डिक्लेयर कर देते थे उसके अनुसार। वो जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का कभी भी पालन नहीं करते थे। वो लोग सिंपली यही करते थे, अलग अलग कैटेगरी की जो है सीटें जो होती थी और जिस कैटेगरी का व्यक्ति या कैंडिडेट होता था उसको उसी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट बना के डिक्लेयर करके नौकरी दे देते थे और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता था, यानी कि कोई इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता था। तो आप इस बार जब कैंप में जाइएगा तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूआर की सीट पे जा रहे हैं, यानी अगर आपकी मेरिट ज़्यादा है तो आप यूआर की सीट पे जा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है स्पष्ट रूप से कि अगर आपके नंबर, ठीक है, अगर आपके नंबर यूआर वाले कैंडिडेट से ज़्यादा है
ठीक है, मान लिया किसी यूआर कैंडिडेट का नंबर जो है 88 है और आपका जो है 89 है, तो और आप ईबीसी कैटेगरी के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं या यूआर फीमेल के ही क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर फीमेल ईबीसी के हैं या फीमेल एससी के हैं, तो आपकी कैटेगरी का जो मेरिट अंक है अगर आपका यूआर कैटेगरी के मेरिट अंक वाले से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल उस सीट पे चैलेंज कर सकते हैं और अपनी सीट अपने नीचे के अभ्यर्थी के लिए जो है छोड़ सकते हैं। यही इसका नियम है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉलिसी जो है लागू नहीं होती है, एक ही संदर्भ में लागू होती है, वही हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग पॉलिसी जो है मेरिट अंक के मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जब आवेदन किया जाता है तो ये सीधी भर्ती है, ना तो इसमें कोई प्रारंभिक परीक्षा हुई है, ना मुख्य परीक्षा हुई है और ना ही आपकी जो है किसी प्रकार की जो है इंटरव्यू लिया गया है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जिसने आवेदन किया है अभी तक उसने किसी भी स्तर पे जो है कैटेगरी का लाभ नहीं लिया है। तो जब पहली भर्ती होती है, जब काउंसलिंग होती है, तो वहाँ पे उसको कैटेगरी का लाभ जो है मिलेगा और उसके पहले उसको जो है यूआर की सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉलिसी जो है लागू नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले जो है आरक्षण का लाभ नहीं लिया है। अब बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ जो है किसने लिया है इस बहाली में, यानी कि बिहार शिक्षक बहाली में किसको किसको जो है आरक्षण का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग पॉलिसी सिर्फ उन अभ्यर्थियों के ऊपर लागू होगी जिन्होंने उम्र का लाभ लिया है, यानी कि जिनका एज फैक्टर जो है मायने करता है, ठीक है। एज फैक्टर जिनका जो है ज़्यादा हो गया था और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन की कैटेगरी में एज को लेकर के जो है लाभ अगर लिया है आवेदन करते समय, तो वो लोग जो है यूआर की किसी भी सीट पे फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। उनको ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इसका जो है बिल्कुल सटीक जो है नियम है और आपको ये नियम ध्यान रखना होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में पहले बता दे रहे हैं कि कोई भी आरक्षण का लाभ किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति नहीं लिया होता है, सिर्फ उम्र के मामले में छोड़ करके, ठीक है। अगर आपने उम्र के मामले में कैटेगरी का लाभ लिया है तो आप यूआर की सीट पे ट्रांसफर नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट बचते हैं, अगर उनकी मेरिट अंक यूआर के मेरिट के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे यूआर फीमेल की महिला हो, चाहे ईबीसी का कैंडिडेट हो, ठीक है, चाहे एससी फीमेल हो, यानी कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो सीधे सीधे जो है यूआर पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। यूआर की सीट पे वो सीधे सीधे शिफ्ट कर जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने उम्र का लाभ लिया है, यानी कि जिनकी एज 40 से ऊपर हो गई थी और उन्होंने एज कैटेगरी का लाभ लेते हुए जो है फॉर्म अप्लाई किया था, उनको जो है ओवरलैपिंग पॉलिसी के तहत जो है यूआर की सीट पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उनको आरक्षण का जो है लाभ सिर्फ अपनी कैटेगरी में मिलेगा। उनका मेरिट अंक ज़्यादा भी होगा तब पर भी वो यूआर की सीट पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यही मेरा स्पष्ट बिल्कुल कहना है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मेरिट ज़्यादा है तो आप यूआर की सीट पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और यूआर फीमेल की भी अगर मेरिट ज़्यादा है तो वो भी यूआर की सीट पे ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ कमेंट आया था कि क्या ईबीसी की सीट खाली होने पर बीसी वाला उस पर शिफ्ट हो जाता है या बीसी की सीट खाली रहने पर ईबीसी का कैंडिडेट शिफ्ट कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईबीसी की सीट पे ईबीसी का ही कैंडिडेट जाएगा और बीसी की सीट पे बीसी का ही कैंडिडेट रहेगा। कहीं किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। बस शिफ्टिंग जो होती है यूआर फीमेल की सीट को लेकर के होती है। अगर यूआर फीमेल का जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो अगर मेरिट अंक जो है यूआर की सीट के बराबर है, यूआर मेरिट के बराबर है, तो यूआर फीमेल जो है यूआर पे शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस का फीमेल और ईडब्ल्यूएस का जो है मेल, वो भी अगर जो है यूआर के मेरिट के बराबर अंक ला रहा है तो वो भी जो है इस पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। यही ओवरलैपिंग पॉलिसी होती है, यानी कि ओवरलैपिंग पॉलिसी का स्पष्ट मतलब यही है कि अगर आपने अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया है और आपकी मेरिट अंक जो है यूआर कैटेगरी के मेरिट अंक के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आप यूआर की सीट पे जो है शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, बिहार शिक्षक भर्ती के मामले में उम्र के संबंध में ही लोगों ने आरक्षण का लाभ कैटेगरी में लिया है, तो उनका अगर मेरिट अंक ज़्यादा है तो वो यूआर की सीट पे शिफ्ट नहीं करेंगे, जबकि उनका मेरिट अंक यूआर की मेरिट के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, वे अपनी कैटेगरी की सीट पे ही फाइट करेंगे। तो आज के वीडियो में यही बताना था हमको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।